सब्सक्राइब कीजिए वी द पीपल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 25 मार्च 2020 को नेशन वाइड लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ लाखों माइग्रेंट वर्कर्स का घर वापसी का सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके पास रोजगार नहीं था, मकान मालिक को देने के लिए रेंट नहीं था, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही कोई मदद करने वाला था। ट्रेन, बसेस और दूसरे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे, जेब में पैसे भी नहीं थे, तो ये लोग पैदल ही घर को निकल पड़े। सर कहाँ जा रहे हैं आप? कितने बजे निकले? कल 7 बजे से। कल 7 बजे निकले। छोटा इतना बच्चा है, किस तरीके से जा रहे हैं आप लोग? इधर क्यों रुके, क्यों नहीं आप लोग? इधर का व्यवस्था नहीं है कि क्यों नहीं रुक रहे? अभी इधर भी रुक के कुछ ये नहीं ना, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था तो अब कहाँ तक चल के जाएंगे? कितना दूर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी जहाँ तक पैदल जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। और जाना कहाँ है आपको? नागपुर। मैडम आप कहाँ पे जा रही हैं? कितने बजे निकली हैं? और आप 7 महीने की गर्भवती हैं, किस तरीके की परेशानी हुई? कल रात को 7 बजे से निकली हूँ। हाँ, कहीं रुके थे या कैसे चल रहे हैं? नहीं, तब से चल ही रहे। यानी सुबह का भी करीबन 7 बजे, तो 12 घंटे से लगातार चल रहे हैं? हाँ, ऐसे बैठती हूँ थोड़ी देर और फिर चलने लगती। अच्छा, मगौरा एमपी, महोबा झांसी। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं? ये मजदूर ट्रेन से कुचले गए, ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए और कुछ ने तो थकावट में ही अपना दम तोड़ दिया। पर इन सब के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिएक्शन काफ़ी लिमिटेड था। घर बैठे पब्लिक यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में बिजी है और मीडिया अपने ही मसलों में मस्त है। आखिरकार मई की शुरुआत में माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया, जिसमें 85% सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी। बट रेलवेज के अकॉर्डिंग उनके पास इससे रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है, बल्कि द प्रिंट को दिए एक स्टेटमेंट में रेलवे ने बताया कि मजदूरों को टिकट हैंडओवर करने से लेकर उसके टोटल फेयर के कलेक्शन को रेलवे तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका को छोड़कर अधिकतर स्टेट्स ही टिकट का फेयर उठा रहे हैं। इनमें से दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना की गवर्नमेंट मजदूरों को घर भेजने का खर्चा उठा रही है। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि वो मजदूरों से पैसा तो ले रहे हैं, पर उसे रेलवे के फंड में ही दे रहे हैं। पिछले हफ्तों में कई स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर लेबर लॉ में छूट देने का फैसला किया है, ताकि चाइना छोड़ती इंटरनेशनल फर्म्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। 2005 में 3 एक्ट्स को मिलाकर इसे बनाया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फिर डिस्प्यूट एक्ट 1947 और लेबर लॉ 1948 शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इंडिया में करीब 200 स्टेट लॉ और 50 के करीब सेंट्रल लॉ है। लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसीलिए स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट इनमें अमेंडमेंट कर सकती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में चेंजेस किए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और गोवा ने वर्किंग टाइम को 12 घंटे पर डे और 72 घंटे वीकली कर दिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सबसे बड़े चेंजेस किए हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, बाउंडेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 और वेजेस एक्ट 1936 के सेक्शन 5 को छोड़कर सभी तरह के लेबर लॉज को 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसमें मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर, वर्क प्लेस सेफ्टी जैसे राइट्स को रोक दिए हैं। मजदूरों को काम से निकालने में फर्म्स अब पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अभी क्राइसिस के वक्त फर्म्स पहले से ही सैलरी का 40% तक काट रही है और जॉब्स को कट कर रही है। ऊपर से डिमांड अपने लोएस्ट लेवल पर है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस तो नज़र नहीं आते। मिनिमम वेजेस में कमी ओवरऑल डिमांड को तो कम करेगी ही,
साथ ही फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ धकेल देगी। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन लेबर लॉज को कभी सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था। 8 घंटे के रूल के साथ वर्कर्स अभी भी 12 घंटे ही काम कर रहे थे, जिनमें ओवरटाइम देने का चलन काफ़ी कम है। मेल और फीमेल वर्कर्स में वेतन भेद शुरू से ही चला आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्राइसिस के वक्त जो मजदूर कुछ अच्छे की उम्मीद सरकार से लगा रहे थे, उनसे ये कागजी गारंटी भी छीन ली गई। 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। अपनी स्पीच में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस पैकेज में 26 मार्च को अनाउंस्ड 1.7 लाख करोड़ और आरबीआई के 8.5 लाख करोड़ के लिक्विडिटी इंजेक्शंस इंक्लूड हैं। इस अनाउंसमेंट के अगले दिन निफ्टी 200 अंक ऊपर चला गया। पैकेज को 5 ट्रांचेस में अनाउंस किया गया और जैसे जैसे ट्रांचेस अनाउंस होती गई, निफ्टी भी गिरता चला गया। पूरा पैकेज अनाउंस होने के बाद देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, लिक्विडिटी इंजेक्शंस बाय आरबीआई, दूसरा लिक्विडिटी इंजेक्शन बाय गवर्नमेंट और तीसरा फिस्कल कॉस्ट बाय गवर्नमेंट। इसमें आरबीआई के लिक्विडिटी इंजेक्शंस का करीब 8.4 लाख करोड़ शामिल है, जिसका मेजर पार्ट 6 फरवरी को ही अनाउंस हो गया था। इसमें आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर को कम कर दिया गया ताकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो सके और लोग ज़्यादा लोन ले सके, और म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ के लिक्विडिटी मैच्योर किए। गवर्नमेंट के लिक्विडिटी इंजेक्शंस में करीब 11.5 लाख करोड़ शामिल है। ये भी लोन गारंटीज है, जिसमें गवर्नमेंट एक तरह से गारंटर का रोल निभाएगी बैंक से लोन लेते वक्त। ये अमाउंट बेसिकली लोन अमाउंट है जो एक्चुअल में वापस करना है। इसमें मोटे तौर पर एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन गारंटीज दी गई है। एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को क्रेडिट गारंटीज दी है। ईपीएफ, टीडीएस, टीसीएस रेट को कम किया गया है। मुद्रा शिशु लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन किया गया है। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ स्ट्रीट वेंडर के लिए दी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाएगी। स्टेट की बोरिंग लिमिट 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है, जो उन्हें डायरेक्ट नहीं बल्कि 5 ट्रांचेस में दी जाएगी। आखिर में फिस्कल कॉस्ट की बात करते हैं, जो अमाउंट सरकार को एक्चुअल में खर्च करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र है। इसमें मोटे तौर पर मनरेगा के वर्कर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, फ्री फूड ग्रेन्स सप्लाई फॉर माइग्रेंट 2 महीने तक, फार्मर्स के लिए फंड, फिशरमैन के लिए फंड और हेल्थ केयर कॉस्ट शामिल है। गौर से देखा जाए तो इनमें से कुछ प्लान्स को रीपैकेज करके दोबारा दिखाया गया है, जैसे नाबार्ड के रिफॉर्म्स 2019 के बजट का हिस्सा थे। वन नेशन वन राशन की बात भी पिछले साल से ही चल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई जगह अपने फंड स्कीम्स को ठीक से डिफाइन ही नहीं किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आत्मनिर्भर पैकेज कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर इंश्योर करता है, जो कि जीडीपी का 1% हिस्सा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जीडीपी पिछले सालों में गिर ही रही थी। कोरोना क्राइसिस ने इस संकट को और भी बढ़ा दिया। रियलिटी में गवर्नमेंट भी घाटे में ही चल रही है, जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था। फिर भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रोका नहीं जा रहा। ऐसे में 20 लाख करोड़ का जुमला देने की बजाय गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत थी।